बात 13 अक्टूबर 2005 की, 13 अक्टूबर 2005। कहानी पंजाब के चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक एडिशनल सेशन जज रहते थे जिनका नाम विजय सिंह था। विजय सिंह एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता उस वक्त के प्रेसिडेंट यानी ज़ैल सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे और साथ ही पंजाब यूनियन पब्लिक कमीशन के चेयरमैन भी थे। ठीक ठाक घर होने की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। वो अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं और कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एडिशनल सेशन जज बन जाते हैं। 13 अक्टूबर 2005 को रात के करीब 10 बजे विजय सिंह अपने घर से खाना खाकर निकलते हैं और अपनी कॉलोनी के रोड पर टहलने जाते हैं। उनकी रूटीन के मुताबिक वो रोज़ाना खाना खाने के बाद उस रोड पर टहला करते थे और जब वो रोड पर टहला करते थे तो उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं हुआ करता था। पूरे दिन भर उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड साथ रहते थे, लेकिन रात में जब ये टहलने निकलते तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता। और वो जिस कॉलोनी में रहा करते थे उसी कॉलोनी में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रहते थे। यानी ये कॉलोनी एक वीवीआईपी कॉलोनी थी और ये कॉलोनी का नाम था मोती बाग पैलेस, जो कि चंडीगढ़ में थी। यहीं सीएम आवास के कुछ दूरी पर जज साहब का भी आवास था और वो रात के करीब 10 बजे अपने घर से निकलते हैं टहलने के लिए और आगे जाते हैं। उस वक्त वो फ़ोन से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ फ़ोन से जिससे वो बात कर रहे थे वो एक जर्मन महिला थी, जो कि जज साहब की एक फ़ीमेल फ्रेंड थी, एक महिला दोस्त, जिससे वो बात करते हुए उस रोड पर आगे बढ़ते हैं। कॉलोनी के आगे जाने के बाद अचानक पीछे से एक व्यक्ति आता है। वो तलवार निकालता है और तलवार निकालकर विजय सिंह के सर पर वार करता है, जिससे विजय सिंह एक लंबी चीख लेते हैं और उसके बाद ज़मीन पर गिर जाते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति उनके ऊपर लगभग 2 दर्जन के करीब वार करता है। यानी टोटल 22 के आसपास हमला उस तलवार से विजय सिंह के ऊपर किया गया था, जिसके बाद फ़ौरन वो वहाँ से फरार हो जाता है। इधर जो महिला, जर्मन महिला उनसे बात कर रही थी, वो इस चीख को सुनती है और आसपास कोई भी उन्हें हमला करते हुए या विजय सिंह के अगल बगल में कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन ये जर्मन फ्रेंड उसकी वो चीख सुनती है, जिसके बाद वो घबराती है और उसके बाद विजय सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो आवाज़ देती, लेकिन उस चीख के बाद विजय सिंह कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से वो काफ़ी घबराती है और फ़ौरन विजय सिंह की पत्नी को कॉल करती है और ये बताती है कि शायद देखिए कुछ अनहोनी तो नहीं, क्योंकि इस तरीके से विजय ने चीख मारी है, मुझे लग रहा है कि कोई ख़तरा है। फ़ौरन ये सुनते ही विजय सिंह की पत्नी और घर में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भागते हुए रोड की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि विजय सिंह ज़मीन पर बेसुध पड़े हुए हैं। फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में विजय सिंह को बैठाला जाता है और फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब विजय सिंह का चेकअप डॉक्टर्स करते हैं तो डॉक्टर्स विजय सिंह को मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस आती, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अपने कब्जे में लेती और अब इधर इस केस की जाँच में जुट जाती है। साथ ही उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी काफ़ी हैरान थे, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक जज के ऊपर इस तरीके से हमला किया जाए, जबकि पंजाब में जब आतंकी मामला था उस वक्त भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था कि कोई किसी जज के ऊपर भी हमला करता हो। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक एसआईटी टीम गठित की और इस मामले को सौंप दिया और कहा कि इस केस को जल्द ही सॉल्व किया जाए। एसआईटी टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एसआईटी टीम इस केस में लग जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, लगभग 4 दिन गुजर जाते हैं। 5वें दिन एसआईटी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये दावा किया कि हम लोगों ने विजय सिंह के कातिल को पकड़ लिया है और इस केस को सॉल्व कर लिया है। लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि शायद एडिशनल जज विजय सिंह कोई ऐसा फैसला किसी के खिलाफ लिए होंगे तो उनसे उसकी दुश्मनी हुई होगी और शायद इसी वजह से ये कत्ल हुआ। लेकिन जब मामला सामने आया और कातिल सामने आया तो सारे लोग हैरान थे और ख़ास करके उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो भी हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। असल में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें एक महिला जिसका नाम रवदीप कौर होता है, रवदीप कौर, और एक पुरुष जिसके साथ में गिरफ्तार होता है उसका नाम मंजीत होता है। रवदीप कौर और मंजीत को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद यह दावा करती है कि विजय सिंह के कत्ल में इन दोनों का ही हाथ है। पुलिस सारी चीज़ें मीडिया के सामने रखती है कि किस तरीके से उसे पकड़ा गया
और क्या मामला था, किस वजह से ये कत्ल हुआ, जो मीडिया के सामने पुलिस वाले रखते हैं। असल में इसके पीछे की जब पूरी कहानी आती तो कहानी ये होती, विजय सिंह एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते थे। हमने आपको बताया कि ज्ञानी ज़ैल सिंह उस वक्त के प्रेसिडेंट के काफ़ी करीबी उनके पिता थे और आगे उनके परिवार में काफ़ी अच्छे मामले थे, ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग थे और ये एक पोर्श एरिया में रहा करते थे। जहाँ पर ये बचपन में रहा करते थे उसी के बगल में एक और सरकारी ऑफिसर का घर था। पड़ोसी होने की वजह से इन दोनों परिवारों के बीच दोस्ती थी, आना जाना था और ठीक ठाक इनके घर में सब कुछ मामला चल रहा था। पड़ोस के घर में जो एक सरकारी ऑफिसर थे, उनके घर में एक लड़की थी जिसका नाम रौदीप कौर था और बगल में एक लड़का जिसका नाम विजय सिंह था। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। धीरे धीरे दोस्ती इनकी रिश्ते में बदलती और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में जब एक दूसरे से अलग होते, जब शादी करना ये लोग चाह रहे थे, उस वक्त इनके परिवार वाले इन दोनों की शादी ना करके इन दोनों की अलग अलग शादी कर देते हैं। शादी के बाद जो रौदीप कौर थी वो डॉक्टर बनती है, वो खुद की एक क्लिनिक ऑन करती है और वो क्लिनिक चला रही थी, वो एक गायनिस्ट थी। और साथ ही जो विजय सिंह थे वो कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जज बन जाते हैं और आगे चलकर रौदीप कौर एक बच्चे की माँ बनती है, यानी उसका एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद कुछ दिन तक इनका रिश्ता ठीक चलता है, लेकिन आगे जाकर इनके रिश्ते के बीच कुछ खटास पैदा होती है। इस वजह से रौदीप कौर का अपने पति के साथ तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अब रौदीप कौर अकेले हो जाती है और इधर विजय सिंह शादीशुदा हो चुके थे, उनकी 3 बच्चियां पैदा हो चुकी थी और ये एक जज बन चुके थे। रौदीप कौर और विजय सिंह के बीच ताल्लुक अभी भी कायम था, इनके बीच बातचीत हुआ करती थी, लेकिन कुछ खास नहीं था। लेकिन तलाक होने के बाद जब ये दोनों दूसरी बार एक दूसरे के करीब आए तो अब रौदीप कौर विजय सिंह से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन विजय सिंह इस बात को टालते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, हाँ, इस बारे में बाद में बात किया जाएगा, लेकिन रौदीप कौर उनको प्रेशर करती है और प्रेशर की वजह से जब विजय सिंह शादी से इनकार कर देते हैं इनडायरेक्टली, तो अब जो रौदीप कौर थी उसे काफ़ी गुस्सा आता है और ये प्लान करती है कि वो इस बात का बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि उसके हिसाब से उसे बचपन से ठगा जा रहा था, यानी बचपन से उसके साथ प्यार का नाटक किया जा रहा था और पहली मर्तबा जब शादी नहीं हुई और शादी ना होने के कारण एक दूसरे से कुछ दूरियां हुई, लेकिन दोबारा जब तलाक हुआ तो फिर करीबी बढ़ी, फिर वही झांसा। लेकिन इसके बावजूद वो शादी करने को जब तैयार नहीं हो रहा था तो वो विजय सिंह के कत्ल के प्लान करती है, लेकिन कत्ल वो करे कैसे, क्योंकि वो तो एक डॉक्टर और दूसरी चीज़ कोई एक्सपर्ट तो वो थी नहीं। इस वजह से वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है कि सुपारी किलर्स किस तरीके से हायर किए जाते हैं और किस तरीके से सुपारी किलर्स को हायर करने के बाद उन्हें ये काम सौंपा जा सकता है कि आगे जाकर उसके पकड़े जाने की संभावना भी ना हो। वो इसके बारे में रिसर्च करती और इसी बीच वो अक्सर गुरुद्वारे में आया जाया करती थी। इसी में उसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति जो कि एक धार्मिक व्यक्ति था जिसका नाम मंजीत था। मंजीत उसी गुरुद्वारे में अपना जो भी धार्मिक कार्य होता उसे करता था। जब उसकी मुलाकात रौदीप से होती है तो इनके बीच धीरे धीरे बातचीत होती है, दोस्ती होती है और दोस्ती अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी थी। जब थोड़ा करीबी हो जाती है तो रौदीप कौर मंजीत से कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक व्यक्ति का कत्ल करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी और साथ ही मैं ये भी वादा करती हूँ कि मैं आगे जाकर तुमसे शादी भी करूंगी और हम दोनों लोग यहाँ से हटकर दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग कनाडा जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। इस लालच में मंजीत भी तैयार हो जाता है और मंजीत अब विजय सिंह की रेखी करना शुरू कर देता है, यानी विजय सिंह कब कहाँ पर जाते हैं, कहाँ से वापस आते हैं, कब वो अकेले होते हैं, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता है। तो उसे ये पता चलता है कि विजय सिंह रोज़ाना रात के 10 बजे के आसपास खाना खाकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो उस कॉलोनी के रोड पर टहला करते हैं और यही ये वक्त होता है जब उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मौजूद होता। वो प्लान करता है और प्लान के तहत 13 अक्टूबर 2005 को उसे ये मौका मिल जाता है। जब विजय सिंह अपनी महिला दोस्त से बात कर रहे थे उसी दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं था। पीछे से मंजीत आता है और अपनी तलवार निकालता है और तलवार से विजय सिंह के सर पर वार करता है और उसके बाद जब विजय सिंह चीखते हुए गिर जाते हैं तो उनके शरीर पर लगभग 22 के आसपास
हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और फौरन वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद अपनी तलवार को एक खंजार में जाकर फेंक देता है, साथ ही अपने कपड़े को वहाँ पर उतारता है। उतारने के बाद ये सब फेंकने के बाद वो जाता है रौदीप के पास। रौदीप के पास जाता है। पहले से रौदीप ने उसे 50,000 रुपये दे रखे थे, अब उसे 4.5 लाख रुपए और देने थे। रौदीप भी उसे 4.5 लाख रुपए और देती और मंजीत इन पैसों को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। और साथ ही जो रौदीप कौर थी वो अपने घर में, अपने इलाके में बेहद शांति से रहने लगी थी। पुलिस जब इस मामले में जांच शुरू करती तो आखिर रौदीप कौर और मंजीत तक पहुंचती कैसी, तो उसके पीछे की जो कहानी थी वो कहानी ये थी। जब पुलिस विजय सिंह के मोबाइल को खंगालती, उसमें पड़े मैसेजेस को चेक करती, तो उनमें रौदीप कौर के भी कुछ मैसेजेस पड़े हुए थे और इन मैसेजेस को पढ़ने के बाद पुलिस को ये लगता है कि शायद इस कत्ल में ये महिला भी शामिल हो सकती है। वो रौदीप कौर के मोबाइल को भी खंगालने लगते हैं। जब उसके मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि रौदीप कौर हाल ही में एक व्यक्ति से काफ़ी टच में, जिसका नाम मंजीत, हो सकता है कि ये कत्ल मंजीत के जरिए करवाया गया हो। पुलिस को रौदीप के ऊपर शक जाता है। रौदीप को हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए और पूछताछ के दौरान जब ये सारे कनेक्शन को और इन मैसेजेस को जोड़ा जाता है, उसके सामने रखा जाता है, तो शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करती है। पुलिस के एक ऑफिसर ने साइड में आकर ये बात भी बताई थी कि बहुत ही मुश्किल था रौदीप को इस मामले में जुर्म कबूल करवाने में, यानी वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी, वो टूट ही नहीं रही थी। जिसके बाद पुलिस एक चाल चलती है और वो चाल ये होती है कि पुलिस ने जब तमाम पूछताछ करने के बाद ये देख लिया कि रौदीप कौर इस जुर्म को नहीं कबूल रही, तो वो इमोशनल गेम खेलना शुरू कर देते। और वो इमोशनल गेम ये होता है कि रौदीप कौर के साथ पुलिस के एक ऑफिसर ने एक ऐसी बातचीत छेड़ दी जिस बातचीत को सुनते ही रौदीप कौर इमोशनल हो जाती है। और वो बातचीत यही होती है कि हमको पता है कि जज साहब ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपके साथ धोखा किया और इस तरीके से इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही बुरा आपके साथ हुआ, लेकिन ये भी सही नहीं कि इसकी वजह से किसी का कत्ल किया जाए। जब इस तरीके की बात वो पुलिस ऑफिसर रौदीप कौर से कहता है और वो सारे उलझे हुए तारों को छेड़ता है, जिस तारों की वजह से रौदीप कौर इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होने के बाद वो इस जुर्म को भी कबूलती है और साथ ही वो रोना धोना शुरू कर देती है। जिसके बाद पुलिस उसे अदालत में पेश करती है। अदालत में सेशन कोर्ट में उसका मामला चलता है। सेशन कोर्ट उसे ताउम्र, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक मंजीत को और रौदीप कौर को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। जब तक वो जिंदा रहेंगे उस जेल में रहेंगे। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, यानी साल 2005 में ये मामला हुआ। साल 2010 में इस मामले का फैसला आया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सेशन कोर्ट देती। जिसके बाद फिर आगे जाकर जब कुछ वक्त बीतता है, साल 2014 में उसे 1 हफ्ते की बेल पर रिहा किया जाता है। वो साल 2014 में ये अपील डालती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसे बेल चाहिए। अदालत ने भी साल 2014 में उसकी बेल को एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही 1 हफ्ते की बेल उसको दे दी जाती है। यानी 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए उसकी बेल ग्रांटेड की जाती है और 15 दिसंबर को उसे वापस से जेल में हाजिर होना है और 15 दिसंबर के बाद फिर वो वापस से जेल में चली जाएगी। लेकिन रौदीप कौर जेल से बाहर निकलती। जेल से बाहर निकलने के बाद 15 दिसंबर आ जाता है, लेकिन 15 दिसंबर 2014 को भी वो जेल में वापस नहीं आती। जेल प्रशासन काफ़ी हैरान होता है। पुलिस की टीम वापस से अब रौदीप कौर को खोजना शुरू कर देती है। घर पे आती तो पता यह चलता है कि वो तो पहले ही निकल गई और वो जेल नहीं पहुंची। ये सारा मामला जब सामने आता है तो पुलिस की टीम अपनी टीम को लगाती और रौदीप कौर को खोजने की कोशिश करती। इसी बीच पुलिस को ये पता चलता है मुखबिर के जरिए कि रौदीप कौर अपनी फर्जी आईडी बनवाने की कोशिश कर रही है। फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आईडीज बनाकर वो कनाडा जाना चाह रही थी। अब पुलिस को जैसे ही ये डिटेल मिलती है और आगे की डिटेल इकट्ठा करते हैं तो पता चलता है कि ये यहाँ से नेपाल जाएगी और नेपाल से जाने के बाद फिर वो कनाडा जाएगी। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस अपनी टीम को फैला देती और धीरे धीरे तफ्तीश करने के बाद फरवरी में 2015, यानी 14 बीत जाता है, फरवरी आ जाती है 2015 में रौदीप कौर उत्तराखंड से गिरफ्तार होती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती और उसके बाद फिर उसे वापस से जेल भेज दिया जाता है।
फिर आगे इसका मामला आगे जाता है साल 2018 में, और साल 2018 में सेशन कोर्ट में दोबारा इसकी अपील आती है और वक्त से पहले जमानत की बात की जा रही थी। अदालत सारी दलीलों को सुनती और उसके बाद साल 2018 में उसे जमानत दे देती है। लेकिन इसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट में भी अभी मामला चल ही रहा था, मामला हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग था। इधर सेशन कोर्ट उसे जमानत दे देती है क्योंकि वो काफ़ी वक्त तक जेल में गुजार चुकी थी और किसी अच्छे व्यवहार के चाल चलन के तहत अदालत ने उसे जमानत दे दी, जिसके बाद इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में कुछ वक्त बीतता है और साल 2023 में जब हाई कोर्ट इस मामले को देखती तो हाई कोर्ट ने भी इस मामले में रोदीप कौर को अंतरिम जमानत दे दी, यानी उसे रिहा कर दिया और ये तर्क दिया कि सेशन कोर्ट कभी भी ये तय नहीं कर सकती कि एक मुजरिम को ताउम्र जब तक वो जिंदा है जेल में रहने की सज़ा दी जाए, यानी ताउम्र उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती। ये हक सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है। इस तर्क को देते हुए हाई कोर्ट ने रोदीप कौर की जमानत को लागू कर दिया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।